So we start with lesson 1 now, and as you can see, in this lesson we'll talk about Coulomb's law, we'll express Coulomb's law in the vector form, we'll study the properties of charges, and lastly, we'll discuss similarities and dissimilarities between electrostatic and gravitational field. So let us begin with Coulomb's law. Dear students, nobody is going to ask you to state Coulomb's law. You must know the facts first. What is that? Here we are taking 2-point charges. Matlab, very small charges, so small that they can be thought to be concentrated at a point. So we have taken 2-point charges Q1 and Q2 separated by distance r in air or vacuum. The formula for the force between the two charges is K multiplied by Q1 into Q2 upon r square. If you want me to sing it in the form of a sentence, then I can say Coulomb's law states that the electrical force of interaction between 2-point charges Q1, Q2 separated by distance r in air or vacuum is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. ये जो K है ये एक proportionality constant है and it can also be written as 1/4 pi epsilon naught. ये जो K है इसकी वैल्यू एग्जाम में दी होगी 9 × 10⁹ है ये, और इसकी यूनिट आप देखें कि यहीं रहेगा, ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आएगा, मतलब ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया और ये नीचे कूलम स्क्वायर हो गया. तो K की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है इस टर्म को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और इसकी वैल्यू भी एग्जाम में दी होगी 9 × 10⁻². लेकिन यूनिट यू विल से बड़ा आसान है. ये जो K है इट इज़ रिलेटेड एज 1/4 pi epsilon naught, मतलब एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो इन्वर्स होगी, उल्टी होगी ऑफ K. दैट्स वाई इट इज़ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. नाउ यू मे आस्क कि अगर दो चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम मीडियम तो फिर फार्मूला क्या होगा. तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम विल बी 1/4 pi epsilon naught into epsilon suffix r Q1 Q2 upon r square. डियर स्टूडेंट्स, ये जो एप्सिलॉन सफिक्स r है इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहा गया है, एंड लेटर ऑन यू विल कम टू नो कि इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एयर के लिए 1 है, वाटर के लिए 81 है, माइका के लिए 6 है, एंड लाइक दैट अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. यू मे आस्क मी कि जब ये फॉर्मूला लिखा तो यहाँ एप्सिलॉन सफिक्स r क्यों नहीं लिख दिया. लिख देते, नो प्रॉब्लम, लेकिन एप्सिलॉन सफिक्स r फॉर एयर इज व्हाट 1. आप जनरली ये समझ लें कि जहाँ जहाँ पे फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट आएगा उसके साथ एक टर्म जरूर होगी एप्सिलॉन सफिक्स r, and that term is called as relative permittivity of the medium. So this is what we have learned in this. Now there are 3 terms that we are going to discuss. एक तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी है,
एक होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और एक होता है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. हाउ आर दे रिलेटेड? Relative permittivity is defined as what? The ratio. किसकी ratio? Permittivity of the medium to the permittivity of free space. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें. Epsilon suffix m permittivity of the medium is equal to epsilon naught into epsilon r. एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 है तो उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी. तो इट इज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला कि अगर एप्सिलॉन सफिक्स r 1 है तो ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन सफिक्स m विल बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. सो दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड. अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. अभी आपने ये फॉर्मूला देखा था, मे आई जस्ट रिमाइंड यू अगेन. तो हाउ इज द फोर्स रिलेटेड टू आर? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. तो हम कहते हैं कि कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है. तो अगर हमें फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना हो तो द ग्राफ वुड बी लाइक दिस. And a name has been given to this graph. This is called as rectangular hyperbola. तो जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो आर स्क्वायर के तो उसमें जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का ग्राफ होगा. स्टूडेंट्स, एक कॉमन नॉलेज की बात है कि अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हों तो यू नो कि दे आर गोइंग टू व्हाट? रिपेल. से दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो आप देखें Q1 Q2 क्या होगा. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 Q2 पॉजिटिव होगा और FB क्या होगा? पॉजिटिव. एंड उनके बीच में क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स. अब आप देखें कि अगर हम अनलाइक चार्जेस ले लें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनका जो प्रोडक्ट है Q1 Q2 वो कितना होगा? नेगेटिव. और ऐसे चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है. तो स्टूडेंट्स, हम अब ये सीख लें कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो इट इज नेगेटिव और जो रिपल्सिव फोर्स होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. तो स्टूडेंट्स, जो कूलम्स लॉ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नॉट द स्टेटमेंट बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इसके जो एप्लीकेशंस जो एग्जाम में आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. तो एक दो क्वेश्चन करते हैं. ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर फॉर टू डिफरेंट केसेस. पहले केस में दो चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, और दूसरे में है 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम. तो स्टूडेंट देखिए, ये हम लर्न कर रहे हैं कि जब भी हमें कोई ग्राफ बनाना हो तो उसके लिए हमें एक रेलेवेंट फार्मूला लिखना चाहिए. जैसे इस केस में हमने लिखा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. ही सेज ग्राफ बनाओ बिटवीन फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर. तो मैंने 1/r स्क्वायर थोड़ा सेपरेटेड लिख दिया और जब इस इक्वेशन को देखा तो ऐसे लगा एज इफ दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू mx. मतलब y एक्सिस पे हमें फोर्स रखना है, x एक्सिस पे 1/r स्क्वायर रखना है, और जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन. उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा k मल्टीप्लाइड बाय Q1 इंटू Q2, या हम कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा उस लाइन का वो प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस.
अब हमने यहाँ ग्राफ की तैयारी की। यहाँ पे हमने फोर्स ले लिया, पॉजिटिव फोर्स ऊपर, नेगेटिव फोर्स नीचे, और यहाँ पे 1/r²। पहले वाले केस को स्टडी करें कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब रिपल्शन, इसका मतलब ग्राफ यहाँ बनेगा, एंड उसका जो स्लोप होगा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/2। सेकंड केस में आप नोट करें कि जो स्लोप है वो है Q1 इंटू Q2, वो 2 इंटू -3 है, स्लोप नेगेटिव है, तो नेचुरली नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। ऑफ कोर्स द टू लाइन्स हैव टू पास थ्रू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। मैग्नीट्यूड में ये जो स्लोप है ये ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड में ये स्लोप कम है। अगर कम स्लोप है तो ये एंगल कम होगा, और अगर स्लोप ज़्यादा है तो ये एंगल ज़्यादा होगा। दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इज बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। देखिए, ही सेज कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। मान लिया इन दोनों के बीच में फोर्स है F1, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं K मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 अपॉन r²। नाउ ही सेज कि इन दोनों चार्जेस को डबल कर दिया है, Q1 को 2 टाइम्स ऑफ Q1, Q2 को 2 टाइम्स ऑफ Q2, और सेपरेशन डिस्टेंस को 2r कर दिया है। मान लिया इस केस में फोर्स F2 है। फिर से आप कूलम्स लॉ लगाएं, K मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ Q1, 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको लिखा K इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2, और ये हो गया 4 इंटू r²। तो ये 4 कैंसिल हो गया, और हमें पता चला कि ये जो वैल्यू है ये तो F1 है। तो वी कम टू द कंक्लूजन कि F2 इज इक्वल टू F1। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लाइटली मैथमेटिकल, बट इसमें हम एक कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं जो पूरी फिजिक्स में चलेगा। द क्वेश्चन सेज कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, फाइंड देयर वैल्यू इफ द सम ऑफ द टू चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम एंड दे have a repulsive force of 2 Newton when separated by a distance of 0.30 meter। मीनिंग ये है, दो चार्जेस का जो सम है वो 9 माइक्रोकूलम है, उनके बीच में जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है, सेपरेशन डिस्टेंस ये है। हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। कॉमन सेंस टेल्स अस कि सबसे पहले कूलम्स लॉ तो लिखना ही चाहिए। तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 इंटू Q2 विल बी दिस। F की वैल्यू लगाई 2 न्यूटन, R की वैल्यू लगाई 0.30, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, K की वैल्यू लिख दी 9 इंटू 10⁻⁹। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴। यह है 9 इंटू 10⁻⁹। ये 9 कैंसिल हो गया, ये वाला पावर ऊपर गई, तो ये हो गया -13। तो इसको हमने 20 इंटू 10⁻⁻12 लिख दिया। अब ये जो मैंने लिखा 20 इंटू 10⁻⁻12, इसकी यूनिट देखिए क्या होगी, कूलम इंटू कूलम। अगर मुझे इसको माइक्रोकूलम में एक्सप्रेस करना है तो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6, तो वो 10⁻⁻12 हट जाएगा एंड इट बिकम 20 माइक्रोकूलम। Some of you have mathematics and you like it. Some of you do not have mathematics
and somehow you do not like the subject. तो may I ask you a small question? आप माइंड में दो नंबर सोचें जिनका सम तो 9 हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए. वो दो नंबर्स क्या हैं? They are 5 and 4. Because 5 plus 4 is 9 and 5 into 4 is 20. You will say ये तो easy था, हमने डायरेक्ट कर लिया. तो अगर ये डायरेक्ट ना होता तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक प्रोसीजर लर्न कर सकते हैं. जब भी आपके पास Q1 प्लस Q2 हो, Q1 इंटू Q2 हो, तो हमें हमेशा Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी चाहिए. अब जैसे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर विल बी Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहां फिर माइनस करना पड़ेगा 4 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2, तब ये दोनों इक्वल हो पाएंगे. इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 20 है, तो ये आ गया Q1 माइनस Q2 1 आ गया, Q1 प्लस Q2 9 था, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू 5 आ गई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और Q2 की वैल्यू आ गई 4. एनीवे, व्हाट वी लर्न वाज इम्पॉर्टेंट कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो रजिस्टर है या ये है, अगर आपको सम ऑफ टू नंबर्स पता चल जाता है और अगर प्रोडक्ट पता हो तो ये मेथड लगाया जा सकता है. ये मेथड क्या है? Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकालने का. रिलेटिवली इजी क्वेश्चन करेंगे. ये 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिफाइन 1 कूलम चार्ज. तो फिर से कूलम्स लॉ का फार्मूला लिख दिया आपने. K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ लिखी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. स्टेटमेंट तो लिखी हुई है, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन से भी याद कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को आसानी के साथ. थोड़ी देर के लिए अगर हम Q1 की वैल्यू 1 कर दें, Q2 की वैल्यू को 1 कर दें, R की वैल्यू को 1 कर दें, तो ऑटोमेटिकली F की वैल्यू बन जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन. तो इस फार्मूले को देख के मैं गा रहा हूं, 1 कूलम चार्ज वो चार्ज होता है which experiences a repulsive force of 9 into 10⁻⁹ Newton due to another and similar charge when placed at a distance of 1 meter in air or vacuum. तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ के याद करने की कोशिश करें. ये एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता, कितने इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू मेक 1 कूलम चार्ज. तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज. स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है इट सेज कि जो टोटल चार्ज होता है ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो n की वैल्यू विल बी q डिवाइडेड बाई e. ये e की वैल्यू लिखी, ये ऊपर जाएगा तो देखिए 10⁻⁻19 बन जाएगा. तो मतलब ये हुआ कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके ही एक चार्ज बना पाते हैं कॉल्ड 1 कूलम. तो 1 कूलम इज रियली ए वेरी बिग वैल्यू ऑफ चार्ज. Now we begin talking about Coulomb's law in the vector form. पहले ये डायग्राम आपको थोड़ा समझा दूं. यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 and Q2. You ask where is the charge Q1? I say the charge Q1 is placed at a point जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है. Q2 चार्ज कहाँ रखा है? ये ऐसे पॉइंट पे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर इज R2. अब ये जो वेक्टर है ये कैसे लिखा? दिस इज बेस्ड ऑन ए रूल.
फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जब ये वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब ये जो चार्ज Q1 है, ये इस चार्ज की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यू विल से दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, एंड दैट फोर्स विल बी F12। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते तो हम लिखते कि F12 इज सिंपली K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2। डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2, तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में ना लिखना होता तो इसको कैसे लिखते? F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो है मॉड ऑफ R1 माइनस R2। उसी तरीके से यहां, उस वजह से यहां पे ये क्यूब हो गया। Why this expression is written this way? ये एक मैथमेटिकल बात है, लेकिन फिजिक्स के लिए हम इसको ऐसे समझ लें कि जब F12 लिखना होगा तो सब जगह 1 2 1 2 1 2 1 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल F12 हम लिखते हैं K मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब। मे आई आस्क यू स्टूडेंट्स कि अगर मुझे फोर्स लिखना होता ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1 तो क्या डायरेक्शन होती? ये डायरेक्शन होती। तो F21 अगर लिखना हो तो आई कैन क्लोज माई आईज एंड जस्ट राइट इट। व्हाट इज दैट? K मल्टीप्लाइड बाय Q2 पहले, फिर Q1, देन वेक्टर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। तो इतना आसान है। विदाउट गोइंग इनटू द मैथमेटिकल डिटेल्स वी कैन लर्न हाउ टू राइट दिस इन द वेक्टर फॉर्म। नाउ वी हैव another application of Coulomb's law in the vector form। ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर का है, तो इसमें लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम, देन वी विल कम टू द क्वेश्चन। ही सेज कि एक चार्ज है कैपिटल Q0, इसका पोजीशन वेक्टर है R0। इसके बाद तीन चार्जेस हैं बाय द नेम Q1, Q2 एंड Q3, और उनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं? वेक्टर R1, वेक्टर R2 एंड वेक्टर R3। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड F03 फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू 3 इफ Q0 इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये वर्ड नया है स्टूडेंट्स आपके लिए। व्हेन वी से कि सम चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब जो नेट फोर्स एक्टिंग है ऑन दैट चार्ज इज जीरो। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कोई चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन दैट चार्ज इज जीरो। अब लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि इस चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1, Q2 एंड देन Q3। F01 को कैसे पढ़ते? यह है फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू 1, F02 फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू 2 एंड
Similarly, force acting on Q naught due to 3. तो हम कहते हैं कि जो net resultant force है acting on this charge will be the vector sum of all these forces that are acting on that charge. You will say कि ये बातें पहले सुनी हुई हैं. इस प्रिंसिपल को we call as सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. क्या कि जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, द वेक्टर सम ऑफ व्हाट, द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज. तो क्वेश्चन में ये था कि ये जो चार्ज Q नॉट है इज इन इक्विलिब्रियम, इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया, 0. सो इट इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03. तो F03 की वैल्यू निकालनी है तो माइनस ऑफ दिस. अब स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन की स्किल्स भी होनी चाहिए. अभी मैंने आपको गा के सुनाया था कि F12 कैसे लिखते हैं. आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 देन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब. वही फार्मूला 2 बार लगाया है. F01 कैसे लिखेंगे, K टाइम्स ऑफ Q नॉट इंटू Q1 R0 माइनस R1 डिवाइडेड बाय वही चीज नीचे आएगी एंड मॉड्यूलस रेज टू 3. Similarly, K times of capital Q naught into Q2 multiplied by R0 minus R2 divided by R0 minus R2 का whole cube. Now in this question, we are going to learn some properties of charges. तो पहले नाम ही पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज का, फिर उनका मीनिंग क्या है दैट वी कैन सी. चार्ज देखिए एडिटिव होता है, क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व्ड होता है एंड डज नॉट वेरी विद स्पीड. व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज इज एडिटिव. मान लिया एक बॉडी के ऊपर एक चार्ज है +5 कूलम, एक चार्ज आपने और दे दिया -1 माइक्रो कूलम. तो आई आस्क टोटल चार्ज कितना है. आई से टोटल चार्ज विल बी सम ऑफ द 2 चार्जेस विद प्रॉपर साइन. तो वो होगा +5 प्लस ऑफ -1. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव. तो एडिटिव मीन्स हमने चार्जेस को ऐड करना है विद देयर प्रॉपर साइन. दूसरा है इट इज क्वांटाइज्ड. इसका मीनिंग है कि चार्ज किसी भी बॉडी पे विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. अभी रिमेंबर एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें हमने ये निकालने की कोशिश की थी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर इन 1 कूलम चार्ज. तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं. द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कॉल्ड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. थर्ड तो देखिए बहुत सिंपल है, इट इज कंजर्व्ड. मतलब आप कुछ भी करें, इनिशियली जितना चार्ज है दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज. आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट रिमेन्स व्हाट, कंजर्व्ड. लास्ट प्रॉपर्टी है कि डज नॉट वेरी विद स्पीड. देखिए मीनिंग क्लियर है कि अगर किसी चार्ज को मूव करवाया जाए विद एनी स्पीड तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती. नाउ लेट अस बिगिन विद a small reasoning question. He says, which of the 2 forces is smaller?
ही सेज कि दो चार्जेस हैं एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। स्टूडेंट्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे आर व्हाट? अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो फोर्स की वैल्यू आएगी k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है F1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू Q1 इंटू Q2। तो आई लीव इट एट दिस स्टेज एट द मोमेंट। द क्वेश्चन फर्दर सेज कि इन दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को दे आर ब्रॉट क्लोजर, दे आर टच्ड एंड दे आर सेपरेटेड अगेन बाय डिस्टेंस R। जब इन दोनों चार्जेस को आप टच करोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2। और जब सेपरेट करोगे तो वो जो चार्ज है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये तभी होता है जब साइज ऑफ द टू चार्जेस स्फीयर्स इज व्हाट? सेम। तो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट द साइज इज सेम। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसका फॉर्मूला लिखा और F2 की वैल्यू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें ये जजमेंट करना है कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म छोटी है और कौन सी टर्म बड़ी है। हम मैथमेटिकल मेथड्स लगा सकते हैं, लेकिन हम एक और मेथड सीख सकते हैं कॉल्ड न्यूमेरिकल मेथड। ये न्यूमेरिकल मेथड में हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 की कोई भी दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। मान लिया एक की वैल्यू 5 ले ली मैंने, दूसरे की 3 ले ली, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 15 आएगा। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा और ये 1 आ गया। दिखाई दे रहा है क्लियरली कि मैग्नीट्यूड में F2 की वैल्यू स्मॉलर है देन F1। सो दैट्स हाउ वी डू दिस। Now we begin with learning कि what are the similarities and dissimilarities between electrostatic and gravitational forces। बहुत आसान है। पहले we will discuss only the similarities क्या क्या हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब दोनों ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। मतलब आप चार्जेस को काफ़ी दूर दूर भी रख दें तब भी ये लॉज वैलिड हैं। उसके बाद दोनों लॉज, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दे आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल का मतलब ये है कि जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, बट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस या मासेस। सेंट्रल फोर्सेस। देन बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव। उसका मीनिंग है कि जो वर्क डन है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, दोनों में वर्क डन जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ दैट वी हैव टेकन। इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट। मतलब पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, what is important is the initial and the final points। तो हमने 4 similarities लिस्ट की। क्या क्या? कि दोनों obey inverse square law, both are long range forces, they are central forces and the conservative forces। अब चलिए similarities की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए, कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज
अट्रैक्टिव। तो एक डिफरेंस ये हुआ। देखिए दूसरा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। तो दीज आर टू डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच बेटा।